हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का दो पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 73 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पार्ट वन और पार्ट टू के लेक्चर में। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा, यानी कि पार्ट वन और पार्ट टू जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उन वीडियोज़ को देख लीजिए। इसके अलावा हम आर के राजपूत सीरीज नेम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। उस पर जाकर के आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, सारे सारे भी जितने भी चैप्टर्स कराए जा रहे हैं उन सारे लेक्चर्स को उस प्लेलिस्ट में सेव कर दिया जा रहा है। तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, चैप्टर वाइज वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। इसमें क्या दिया गया है? बोला गया रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑलवेज डिक्रीजेज। बोला गया है कोई मटेरियल है, उसका जो रेजिस्टेंस क्या है, डिक्रीज करता है। किस केस में डिक्रीज करेगा? जब हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम मोर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम मोर, इसका मतलब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इसका मतलब क्या, उसमें करंट का फ्लो होगा, यानी कि कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगी। जैसे कि जी इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है। तो जी क्या है पर कंडक्टिविटी है, और आर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस है। तो कंडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो यहाँ रेजिस्टेंस हमारा क्या कर जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। और कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब मटेरियल में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे मटेरियल में ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है राइट है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम्स मोर, यानी ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ज़्यादा होंगे तो हमारी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और फार्मूला क्या होता है, जी इक्वल्स टू 1/r होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें क्या दिया गया है, इफ़ द इफिशियंसी ऑफ ए मशीन इज टू बी हाई वाट शुड बी लो। यानी कि कोई मशीन है, उसकी इफ़िशियंसी क्या है, हाई है। ठीक है, तो क्या लो होना चाहिए। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़िशियंसी क्या होती है। इफ़िशियंसी को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या होता है, इनपुट होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट को आप क्या लिख सकते हो, इनपुट वही होता है जिससे कि हमें आउटपुट भी मिलता है और कुछ लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इनपुट इक्वल टू हो जाता है आउटपुट प्लस क्या होता है, लॉस। इनपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉस, ये हो गया हमारे एफिशिएंसी का फार्मूला। तो हमारा क्या क्या कम होना चाहिए, यानी क्या लो होना चाहिए। यानी कि अगर लॉस है जो हमारा लो होगा तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगा, हाई होगी। ठीक है, लॉस जितना ही कम होगा हमारी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। तो इसमें ऑप्शन में ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज टू बी हाई देन देन लॉसेस शुड भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है, व्हेन करंट इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइजेज। अच्छा ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है कि मेटालिक कोई कंडक्टर है, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करती है यानी कि फ्लो होती है तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, राइज कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो सिंपल है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो उसमें एटम एटम होते हैं उनके बीच में क्या होती है, कोलिजन होता है। ठीक है, उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, हमारा जो हमारा मेटालिक कंडक्टर है उसका जो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज कर जाता है या फिर राइज कर जाता है। तो 76 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, क्या पूछा गया है, टू बल्ब्स ऑफ 500 वाट एंड 200 वाट रेटेड एट 250 वोल्ट। तो यहाँ पर दो बल्ब हैं जिनकी रेटिंग दी गई है, 500 वाट के हैं और 200 वाट के हैं, और जिनको की 250 वोल्ट क्या है, उसकी रेटिंग भी है। ठीक, विल हैव रेजिस्टेंस एज रेशियो एज। तो इन जो बल्ब हैं 500 वाट और 200 वाट का, इनका क्या हमें रेजिस्टेंस रेशियो फाइंड करना है। तो जो दोनों बल्ब हैं 500 वाट और 200 वाट कितने वोल्ट पे काम कर रहे हैं, 250 वोल्ट पे काम कर रहे हैं, रेटेड है। ठीक है, तो उनका रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। पी दिया है यहाँ पर, हमारा वी की वैल्यू दिया है, हम लोग आर निकाल लेंगे। तो निकालते हैं हम लोग, पी इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो पहले वाले बल्ब के लिए हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले।
तो यहाँ हो जाएगा P1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R1। वी दोनों के लिए कॉमन है यानी कि 250 वोल्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R1 इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपन P1। ओके, अब यहाँ से हम लोग R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। R1 इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा P1। वी तो कॉमन है, वी 250 है, तो वी स्क्वायर यानी कि 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई P1। P1 की वैल्यू 500 दी गई है, तो यहाँ पर 500 लिख दोगे। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 5×5 = 25 हो जाएगा। और इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई जब करोगे 25 में 5 का तो कितना आएगा 125 क्या आएगा ओम आएगा। ओके, यानी कि 500 वाट वाले बल्ब का जो हमारा रेजिस्टेंस कितनी आ गई 125 ओम आ गई। अब हम लोग 200 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसको अगर हम डिनोट करें R2 से तो R2 इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपान P2। वी 250 है तो 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई P2 कितना है 200 है, यहाँ 200 हो जाएगा। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625 यानी कि 625। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई 625 डिवाइडेड बाई 2 नीचे बचा हुआ था, तो आप जब 625 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 312 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि 312.5। तो अब ये इसका आप क्या करो रेशियो ले लो। R1 कितना आया था 125 ओम आया था, R2 कितना आ गया 312.5। अब इसका आप क्या कर लो रेशियो ले लो, हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 312.5 ये हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो जो निकल के आएगा 2/5 आएगा, यानी कि 2:5। तो कहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी कि 2:5 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ दिया गया है। ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इज चार्ज्ड बिकॉज। ग्लास रॉड यानी कि कोई रॉड है जो कि ग्लास का है, सिल्क क्लॉथ यानी कि रेशमी यानी मुलायम क्लॉथ पे क्या किया जा रहा है रब किया जा रहा है यानी कि रगड़ा जा रहा है, तो क्या होता है तो चार्ज हो जाता है। सिल्क ग्लास रॉड क्या हो जाता है चार्ज हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है गिव अवे कर देता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी कि ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इज चार्ज्ड बिकॉज क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का ये क्या कर देता है गिव अवे, तो इट गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन्स। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया गया है, वेदर सर्किट मे बी AC और DC 1। ओके, फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन reducing द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट। बोला गया है कि या तो ये आपका AC सर्किट हो या फिर DC सर्किट हो। बोला गया है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा जो मोस्ट इफेक्टिव होता है जो करंट के मैग्नीट्यूड को क्या करता है रिड्यूस करता है। ठीक है, यानी करंट की वैल्यू उसमें क्या होती है कम हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू ऑब्वियसली आपका ज़्यादा हो जाएगा। हमने आंसर भी बता दिया। तो 79 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी रजिस्टर हो जाएगा, यानी कि रजिस्टेंस ज़्यादा तो आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है लो हो जाती है, क्योंकि आई इजकल टू क्या होता है V/R, जितना रजिस्टेंस के उतना करंट की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके अलावा इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या करता है चेंज ऑफ करंट का क्या करता है अपोज करता है। इंडक्टर की क्वालिटी होती है ये चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, और कैपेसिटर क्या करता है ये चेंज ऑफ वोल्टेज का क्या करता है अपोज करता है। ये कैपेसिटर काम करता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी। ठीक, अब रही बात रिएक्टर की, रिएक्टर क्या करता है, रिएक्टर का कहाँ यूज करते हैं हम लोग, तो रिएक्टर का यूज हम लोग पावर सिस्टम में करते हैं। किस लिए करते हैं, तो इसका काम होता है कि हमारे जो शॉर्ट सर्किट होते हैं, ठीक है शॉर्ट सर्किट होता है उसको लिमिट करने के लिए करता है। यानी कि जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है पावर सिस्टम में, तो उसको क्या करता है ये लिमिट करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है हमारे पावर सिस्टम के जो इक्विपमेंट है वो हमारे सेफ बचे रह जाते हैं। तो जो रिएक्टर का वर्क क्या है टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट इन द पावर सिस्टम। लेकिन जो 79 का आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि रजिस्टर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर क्या दिया गया है, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। अब यहाँ पर दिया गया कि जो 4 ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें क्या डिफिकल्ट होता है रिमूव करना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट से आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो 80 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 81। यहाँ पर लिखा गया व्हेन वन leg of parallel circuit is opened out the total current will
जैसे कि सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई सर्किट है, ये सपोज कर लेते हैं कोई सर्किट है, ठीक है। ठीक, सपोज करते हैं ये इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका क्या रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है R3 है। ठीक है, यहाँ से करंट हमारा क्या जा रही है, आई फ्लो हो रही है। इसमें करंट क्या जाएगी I1, इसमें करंट क्या जाएगी I2, इसमें क्या जाएगी करंट I3। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा। बोला गया है कि वन लेग यानी कि किसी एक ब्रांच को क्या कर दिया जा रहा है हमारा, उससे ओपन आउट कर दिया जा रहा है, यानी कि इसको हटा दिया जा रहा है। ओपन कर दोगे तो यहाँ पर करंट जाएगी, करंट नहीं जाएगी ना। ठीक, तो ये ओपन आउट हो गया, तो यहाँ पर करंट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो करंट जा रही थी तो वो तो नहीं जाएगी। मतलब कि हम आई को क्या करेंगे, आई इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस पहले I3 कर रहे थे, तीन करंट को ऐड कर रहे थे। अब I1 क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हमारा आई की वैल्यू क्या सिर्फ बचा, आई इजकल टू सिर्फ बचा I2 प्लस I3। तो यहाँ पर करंट हमारी क्या कर गई, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो 81 का जो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मीन्स की वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपनड आउट, द टोटल करंट विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ क्या दिया गया है, इन ए लैम्प लोड when more than one lamp are switched on the total resistance of the load। अब यहाँ दिया गया है कि हमारा लोड है किस टाइप का है, लैंप लोड है। ठीक है, बोला गया है कि हम एक से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मोर देन वन लैंप को स्विच ऑन कर रहे हैं, यानी कि सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, लैंप लोड है किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलली कनेक्ट होंगे। ठीक है, पैरेलली कनेक्ट होंगे, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जो इसका मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी क्या आएगा, कम आ जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो 82 का जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज कर जाएगा। लैंप लोड है, हम एक से ज़्यादा लैंप को क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा लोड का वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि एक किस में कनेक्ट होता है, लैंप, सारे लैंप्स पैरेलली कनेक्टेड हैं, इस वजह से। तो डिक्रीजेज ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ लिखा गया टू लैम्प्स 100 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, दो लैंप है जो कि 100 वाट के हैं और 40 वाट के हैं, उनको सप्लाई कितने की दी जा रही है, 230 वोल्ट का दिया जा रहा है और सीरीज में कनेक्टेड है। तो बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो 100 वाट का बल्ब है और एक 40 वाट का बल्ब है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों के जो एकरास हमारी जो करंट फ्लो होगी सेम फ्लो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा लैंप है जो कि ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, जिसका ग्लो क्या होगा, ब्राइटर होगा। ठीक है, अब कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका होगा, इसमें चेक करना पड़ेगा हमें। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, जिसका वाटेज यहाँ पर कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन मैं यहाँ आपको चेक करके बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं। तो P इक्वल टू क्या हो जाता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक, 100 वाट के लिए हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालोगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। वी क्या दिया गया 230, तो 230 इंटू 230 डिवाइडेड बाई पी, पी की वैल्यू क्या है 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, तो 23 इंटू 23 हो जाएगा आपका 529, यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 529 ओम आ जाएगा, किसके लिए, 100 ओम के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 40 वाट का बल्ब है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, उसका रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा, इसका भी वी की वैल्यू 230 है, 230 इंटू 230 डिवाइडेड बाई पी, पी की वैल्यू क्या 40 है, तो यहाँ से आप फाइंड करोगे तो 230 में 23 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे, तो जो आंसर निकल के आएगा हमारा, आर की वैल्यू आएगी 1322.5 ओम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हो कि जो वाटेज जिसकी कम है उसकी रेजिस्टेंस क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, और यहाँ पर वाटेज जिसका ज़्यादा है इसका रेजिस्टेंस क्या आ रहा, कम आ रहा है। तो सिंपल है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा जो ड्रॉप होगा यानी कि आई स्क्वायर आर ड्रॉप होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम जा रही है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हमारा जो बल्ब होगा वो क्या होगा, ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40 वाट का बल्ब क्या हो जाएगा, 40 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, यानी कि 83 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये सीरीज में कनेक्टेड तब, लेकिन अगर यहीं पर ये देता कि 100 वाट और 40 वाट बल्ब में किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तब यहाँ पर आपका जो ग्लो जानते हो कौन सा करता है, 100 वाट जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना, यह क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। तो 83 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है रजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट 100 वाट लैंप विल बी। सिंपल है क्वेश्चन है, वोल्टेज दिया हुआ है, वी की वैल्यू दिया हुआ है, पावर दिया है, पी की वैल्यू दिया है, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पी इजकल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ से आर की वैल्यू आप फाइंड करोगे, आर इजकल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर फाइंड करो तो आर इजकल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। वी की वैल्यू 220 है, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पी। 100 है नीचे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 22 × 22 कितना आ जाएगा 484, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 484 ओम। ये सारी चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी जब आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे, जितना भी प्रोसेस स्टेप बताया जा रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, तब आपको चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी अच्छे से। ठीक है, तो ये आप कर लेना ऐसे। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है इन द केस ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी है। कौन सी सप्लाई है, डीसी है। ये क्या होता है, तो डीसी की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन ऑफ करंट होती है क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट होती है। ठीक, यानी कि टाइम का फंक्शन नहीं है, यानी कि टाइम के साथ इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। किसका, डायरेक्ट करंट का, यानी कि डीसी का। ठीक, अगर यहीं पर एसी होता तो क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। 1/2 साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल में क्या, नेगेटिव होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट उसी को बोलते हैं। देखो आप यहाँ पर 1/2 साइकिल में पॉजिटिव, सेकंड हाफ साइकिल में क्या, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, तो 85 का जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट करेक्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर क्या दिया गया, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू ए बकेट फुल ऑफ वाटर। ठीक है, कोई बकेट है जो कि वाटर से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, उसमें हम क्या करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि वहाँ बबलिंग हो रही है, बबलिंग ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि लॉट ऑफ बबलिंग इज ऑब्जर्व, यानी कि बुलबुले निकल रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हो, दिस सजेस्ट दैट द टाइप ऑफ सप्लाई, यानी कि क्या आइडिया लगा सकते हो आपकी किस तरह का सप्लाई है, या फिर एसी है कि फिर डीसी है। तो जब आप कोई बकेट है जो कि फुल है वाटर से, अब उसमें कोई सप्लाई दे रहे हो और वहाँ से बबलिंग निकल रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो कौन सी सप्लाई है, डीसी सप्लाई है। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ दिया गया है रजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट लैंप डैश एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेज। अब क्या होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर रजिस्टेंस कार्बन फिलामेंट लैंप का रजिस्टेंस जो है अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करने पर क्या होता है। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि जब अप्लाइड वोल्टेज को आप इंक्रीज करोगे तो कार्बन फिलामेंट का जो रजिस्टेंस होता है क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया गया है, बल्ब्स इन स्ट्रीट लाइटिंग आर ऑल कनेक्टेड इन। तो पता है सबको क्या होता है, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। जो भी स्ट्रीट लाइट है या फिर हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है वो सारे क्या होते हैं, हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 89 फॉर टेस्टिंग अप्लायंसेज। ठीक है, द वाटेज ऑफ टेस्ट लैम्प शुड बी, यानी कि आप टेस्टिंग पर्पज से जो अप्लायंसेज यूज करते हो उसकी वाटेज क्या होनी चाहिए, यानी कि वाटेज ऑफ टेस्ट लैम्प शुड बी क्या होना चाहिए, तो इसका वाटेज कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो 89 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हाई। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया गया है, स्विचिंग ऑफ ए लैम्प इन हाउस प्रोड्यूसेस नॉइज इन द रेडियो। ठीक है, दिस इज बिकॉज स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूसेस। अब आप जब स्विच को ऑन करते हो तो देखते हो कि आप वहाँ पर कुछ चिंगारी निकलता है। ठीक है, कुछ आर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसी की वजह से क्या होता है, जब हमारा रेडियो कोई ओपन होता है तो वहाँ पर क्या कुछ नॉइज आ जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि आर्क्स एकरास सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट। जो आपका स्विच होता है आप पहले ऑफ कंडीशन में रखते हो। ठीक है, लेकिन आप जब इसको क्या करते हो, ऑन करते हो, यानी कि जब स्विच को इसमें कनेक्ट करते हो, यानी कि स्विच को जब ऑन करते हो तो सर्किट क्या क्लोज हो जाती है, यहाँ पर स्पार्किंग, कुछ स्पार्किंग जनरेट होता है। ठीक है, मतलब कि कुछ आर्क आता है, उसी की वजह से हमारा रेडियो में क्या आती है, नॉइज आती है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, आर्क्स अक्रॉस सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट्स। तो 90 का जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 91 स्पार्किंग अकर्स व्हेन ए लोड इज स्विच्ड ऑफ। जब लोड को स्विच ऑफ किया जाता है तो स्पार्किंग होता है, बिकॉज द सर्किट हैज़ हाई इंडक्टेंस,
क्योंकि सर्किट में क्या होता है, हाई इंडक्टेंस होता है। इस वजह से हमारा क्या होता है, जब लोड को हम लोग स्विच ऑफ करते हैं तो ये क्या करता है, वहाँ पर स्पार्किंग होता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज ऑफ करंट का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इस वजह से हमारा वहाँ पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है जब हम लोड को क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। तो 91 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉपर वायर ऑफ सर्टेन लेंथ, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज ड्रॉन आउट। यानी कोई कॉपर वायर है जो कि कोई कोई उसका सर्टेन लेंथ है और उसका कोई रेजिस्टेंस है। बोला गया है कि उसको 3 टाइम्स आप क्या कर रहे हो, आउट टू 3 टाइम्स इट्स लेंथ। उसको 3 टाइम्स आप क्या कर दे रहे हो, खींच दे रहे हो, ड्रॉन कर दे रहे हो। ठीक है, विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में आप चेंज नहीं कर रहे हो। लेकिन पूछा गया कि द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम, जो नया वायर है उसका जो न्यू रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस उसका होगा क्या होगा। तो आपको क्या पता है, आर इजकल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करता है। तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 92 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 9 टाइम। यानी कि जब कॉपर वायर को आप 3 टाइम्स क्या करोगे, ड्रॉन करोगे विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, तो जो उसका न्यू रेजिस्टेंस होगा पहले रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पर क्या पूछा गया, व्हेन रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ हीटर फ्यूजेज। अब यहाँ पर हीटर की बात की गई है कि जो उसका रजिस्टिव एलिमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो रहा है किसी कारणवश। ठीक है, बोला क्या गया है, एंड देन वी रिकनेक्ट इट आफ्टर रिमूविंग ए पोर्सन ऑफ इट, द पावर ऑफ द हीटर विल। कोई हीटर है, उसका जो हमारा रजिस्टिव एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, फ्यूज हो जा रहा है। तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे। मान लीजिए उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है, अब चेंज कर दिया तो उसका लेंथ कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर हमने क्या कर दिया, उसको रिकनेक्ट कर दिया, यानी फिर से हमने उसको क्या कर दिया, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। किसको, जो फ्यूज हुआ था उस पार्ट को हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद। तो अब जब हमने उस पार्ट को हटा दिया तो लेंथ क्या हो गया, कुछ कम हो गया। जब लेंथ कम हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। अब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, आई इक्वल टू बी बाई आर होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कम हो गई तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर करंट इंक्रीज कर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू वी आई होता है। सप्लाई तो हमने चेंज किया नहीं है, करंट इंक्रीज कर गया, यानी कि ओवरऑल हमारी पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि द पावर ऑफ द हीटर विल इंक्रीजेज। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 93 का राइट हो जाएगा। यानी पावर हमारा क्या आ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब हमारा जो हीटर का रजिस्टेंस एलिमेंट है उसको हम लोग फ्यूज होने पर हटा देते हैं, फिर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो पावर हमारी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ दिया गया ए फील्ड ऑफ फोर्स कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन। तो यहाँ पर बोला गया कि कब आपका फोर्स जो एग्जिस्ट करेगी। तो ऑप्शन नंबर पे यहाँ पर देख सकते हो आप, कौन सा होगा, 2 आयन। जैसे सपोज करो यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आयन होगा, यहाँ पर नेगेटिव आयन, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। अगर 2 आयन है, नेगेटिव है, दोनों के पास क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स होगा। यानी कि जो सेम चार्जेज हैं तो रिपल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्जेज हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 आयन्स के बीच में हमारा क्या होगा, फील्ड ऑफ फोर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 95। ए सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ डिसिमिलर एटम इज कॉल्ड। कोई सब्सटेंस है जिसमें कि हमारे इसमें डिसिमिलर एटम क्या करते हैं, उसमें कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, उसको क्या बोला जाएगा हम लोग, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि कंपाउंड है। ठीक है ना, तो 95 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है कि 1 माइक्रोवोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है। तो 1 माइक्रोवोल्ट इक्वल टू होता है 1 × 10⁻⁶ वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। तो 96 का जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 1 × 10⁻⁶ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। यानी कि जो कॉपर की रजिस्टिविटी क्या होती है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 97 का जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, और रजिस्टिविटी का जो यूनिट यहाँ पर ध्यान देना आपको क्या होता है, ओम मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कमेंट करके
कि जो रजिस्टिविटी होती है सिल्वर की और आप एल्युमिनियम का जो रजिस्टिविटी का जो भी होता है वो आप कमेंट कर में आप बताओगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है इंटरनेशनल ओम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ। जो इंटरनेशनल ओम होता है हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, ए कॉलम ऑफ मरकरी। तो 98 का ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट ए कॉलम ऑफ मरकरी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया गया है, थ्री आइडेंटिकल रजिस्टर्स, तीन जो है आइडेंटिकल है यानी कि जो उनका रेजिस्टेंस वैल्यू सपोज करते हैं आर मान लेते हैं हम लोग, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, सपोज करें तीनों रेजिस्टेंस आर 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 है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, पहले उनको पैरेलली कनेक्ट किया गया है, एंड देन इन सीरीज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू द सेकंड, यानी कि पहले जब आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस इक्वलेंट, दूसरी बार जब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो उसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस, दोनों का जो रेशियो क्या आएगा उसको आप बताना है। तो सिंपल है, इसको क्या करना, आप सपोज करो पैरेलल में कनेक्ट कर दो रजिस्टर। ठीक, इस पैरेलल में हमने क्या कर दिया, रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, तीनों का जो आइडेंटिकल है यानी कि आर 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 तीनों को, तो इसका जो इक्वेलेंट क्या हो जाएगा, वन अपन आर इक्वेलेंट हो जाएगा, वन अपन आर प्लस वन अपन आर प्लस वन अपन आर। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, वन अपन आर इक्वेलेंट हो जाएगा थ्री बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर इक्वेलेंट की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो क्या निकल गया, आर इक्वेलेंट आएगा आपका थ्री बाई आर निकल के आ गया, जब ये पैरेलल में कनेक्ट है तब। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, ओके सीरीज में भी आर हैं आर हैं आर हैं, तो इसका जो आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, थ्री आर हो जाएगा, सिंपल एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आर प्लस आर यानी कि थ्री आर। ठीक, इस सीरीज कनेक्शन का अब दोनों का आप रेशियो ले लो, आर पैरेलल डिवाइडेड बाई आर सीरीज, पैरेलल का कितना आया था आपका आर बाई थ्री आया था, सीरीज का कितना आ गया थ्री आर आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका आर बाई थ्री इंटू वन अपान थ्री आर से आर कैंसिल, कितना आ गया वन अपान नाइन रेशियो आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आर पैरेलल इक्वल टू आ जाएगा वन बाई नाइन इंटू आर सीरीज। ठीक है, यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्वलेंट का वन बाई नाइन टाइम्स होगा, कितना होगा वन बाई नाइन टाइम्स होगा। तो 99 का जो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी यानी कि वन बाई नाइन टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, कौन सा रिलेशन जो है कि इनकरेक्ट है, पी इक्वल टू वी आई हम लोग को पता है होता है, ठीक है राइट है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है राइट है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर वी के प्लेस आई आर रख दोगे तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा, ये भी राइट है। थर्ड ऑप्शन क्या है, पी इक्वल टू वी बाई आर स्क्वायर हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। डी ऑप्शन क्या है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये भी क्या है हम लोगों ने देखा है, ये भी एक फार्मूला में होता है। तो ए बी डी क्या है राइट है, लेकिन इनकरेक्ट हमें फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, सी ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है। तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया गया है विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि आप रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हो, कौन सा मेथड इसमें ऐसा है जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट करता है रेजिस्टेंस का। तो इसका जो ऑप्शन इसमें दिया गया, लॉरेंट मेथड दिया गया, रेलिंग मेथड दिया गया, ओम्स लॉ मेथड दिया गया, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड दिया गया। तो इसका जो आंसर जो नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, वो क्या होगा राइट होगा, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट मेजरमेंट करता है किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, तो हम यहाँ पर एक ब्रिज बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रिज बना दिया हमने, यहाँ पर एक क्या है गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने नाम दे दिया R1, इसका नाम दे दिया हमने R2, इसका नाम दे दिया हमने R3, इसका नाम दे दिया RX। ठीक, अब व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये कौन सा R1 है, ये कौन सा R2 है, ये कौन सा R3 है, ये क्या है हमने सपोज कर लिया RX, और इसी की हमें वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, यानी कि R1 R2 R3 क्या है नोन है, यानी कि चीज़ें हमें पता है, RX क्या है हमें पता नहीं है, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस है जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। अब एक कंडीशन है इसमें बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में कब होता है, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि इस R1 इंटू
आर एक्स जो अननोन रेजिस्टेंस जो अपोजिट आर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों अपोजिट आर्म्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि आर वन ए वाला आर एक्स यहाँ पर है, आर वन इंटू आर एक्स इजकल टू यहाँ पर क्या आर टू है, यहाँ पर क्या है आर थ्री है, इजकल टू क्या होना चाहिए आर टू इंटू आर थ्री होना चाहिए। ये बैलेंस कंडीशन है। जब ये ऐसा होगा तो इस केस में क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पर दिख रहा है ना कनेक्टेड है, यहाँ पर कोई करंट या फिर इसके एकरास कोई भी वोल्टेज नहीं होगा। यानी कि यहाँ करंट की वैल्यू भी जीरो और वोल्टेज की वैल्यू भी जीरो होता है। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं आर वन इंटू आर एक्स इजकल टू आर टू इंटू आर थ्री। आर टू पता है आपको, आर थ्री पता है, आर वन पता है, आर एक्स की वैल्यू यहाँ से आप पता कर सकते हो। तो आर टू इंटू आर थ्री अपन आर वन, तो यहाँ से हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 101 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 क्या पूछा जा रहा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम ऑफ द सर्किट सोन इन फिगर 1.112। तो फिगर हम लोग देखते हैं जिसमें कि एल और एम के बीच हमें क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का फिगर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 14 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको एल और एम के अक्रॉस क्या करना, आपको इक्विवेलेंट फाइंड करनी है। ठीक, तो 6 ओम और 14 ओम किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, क्योंकि यहाँ करंट फ्लो होगी वही करंट यहाँ भी जाएगी। तो 6 और 14 सीरीज, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 20। ठीक है, अब इसके प्लेस पे क्या आ गया 20 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब ये 20 ओम रेजिस्टेंस और ये 20 ओम रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर 20 ओम या 20 ओम इन दोनों का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट बाय सम, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई दोनों का सम, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20 यानी कि 40। तो आप इसको जब काटोगे तो 20 दूनी 40, 2 से क्या हो जाएगा 10 बार में, इसका आ जाएगा 10। अब इसके प्लेस पे कितना आ गया 10 ओम आ गया। ठीक, 10 ओम आ गया, और ये 10 ओम ये वाला किसके कनेक्शन में हो गया, सीरीज में हो गया। ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो 10 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर ऊपर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर हमारा 20 ओम आ गया। ठीक, अब ये वाला 20 ओम और ये वाला 20 ओम किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है अगेन। तो उसका हम ले लेंगे 20 इंटू 20/40, तो 20 से 2 बार में 10, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट हमारा 10 ओम हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन हमारा इसमें राइट ये हो जाएगा 10 ओम रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पर क्या दिया गया, 6 ओम रेजिस्टेंसेज, तीन जो है 6 ओम का रजिस्टर है, किसमें कनेक्टेड है, ट्रिएंगल बनाया हुआ है। ठीक है, किसमें, ट्रिएंगल, या सपोज कर सकते हैं आप डेल्टा में कनेक्टेड इस तरह से है। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, ऐसे कर लो। ठीक, यहाँ ऐसे कर लो आप, तीनों रजिस्टर किस में कनेक्टेड हैं, ट्रिएंगल बना रहे हैं, 6 ओम के हैं, 6 ओम के हैं, 6 ओम के हैं। ठीक, बोला गया किन्हीं भी दो कॉर्नर के बीच, सपोज करो एक कॉर्नर हमने सेलेक्ट कर लिया है, इन दोनों कॉर्नर के बीच में आप इक्विवेलेंट फाइंड करो। तो अगर ये दोनों कॉर्नर सेलेक्ट करोगे तो ये वाला जो 6 ओम है और ये वाला 6 ओम है किस में कनेक्टेड हो जाएंगे, सीरीज में, उसका इक्विवेलेंट इस 6 ओम के पैरेलल में, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक, ये वाला 12 ओम किसके कनेक्टेड, 6 के कैसे हो जाएगा, किस कनेक्शन में हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन में। तो 12 और 6 का आप क्या करोगे, पैरेलल कनेक्शन फाइंड करोगे, तो हो जाएगा प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई सम, 12 6 18। ठीक, प्रोडक्ट बाई सम, अब 6 त्रिका 18, 3 चौक 12, यानी कि इक्विवेलेंट कितना आ गया 103 का 4 ओम आ गया। 103 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ पर बात की गई है कि ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ है जो कहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा, इन जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स में हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, क्यों, क्योंकि सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं ये कैसे रजिस्टर होते हैं, ये नॉन लीनियर रजिस्टर होते हैं। कैसे, नॉन लीनियर रजिस्टर होते हैं, और नॉन लीनियर रजिस्टर उन्हें बोला जाता है जिनका कि वी आई ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि लीनियर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हमारा ओम्स लॉ की फॉलो नहीं करेगा या फिर अप्लीकेबल नहीं होगा सेमी कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज मेजर्ड इन। बोला गया कि आपका जो है कि किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका यूनिट क्या होता है, किस में मेजर करते हो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओम मीटर। कैसे फाइंड करोगे आप, तो आर इजकल टू क्या होता है रो
यल बाई ए होता है, रो को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलोगे तो ये हो जाएगा रो इजकल टू हो जाएगा हमारा आर इंटू ए अपन यल। तो यहाँ से आप फाइंड करो, रो इजकल टू आर इंटू यल अपन ए हो जाएगा, यहाँ से आपका आर इंटू ए अपन यल हो जाएगा। तो हो जाएगा आर का यूनिट हो जाएगा ओम, ए का यूनिट यानी एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, क्या बचा ओम मीटर बचा। तो जो रो का यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 106। यहाँ पर क्या दिया गया है, टू कॉपर कंडक्टर्स हैव इक्वल लेंथ। दो कॉपर कंडक्टर है जिनका लेंथ क्या है, इक्वल है। सपोज करते हैं पहले का लेंथ क्या L1 है, दूसरे का लेंथ क्या L2 है, दोनों की लेंथ क्या इक्वल है। तो सपोज करते हैं क्या है, लेंथ L है, यानी कि L1 इजकल टू L2 इजकल टू क्या मान लिया हमने, L मान लिया है। ठीक, आगे क्या दिया गया है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अदर। यानी कि एक कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो दूसरा कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या है, 4 टाइम्स है। ठीक है ना, कितना है, 4 टाइम्स है। तो सपोज करते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट कंडक्टर है, एरिया फर्स्ट कंडक्टर इजकल टू क्या है, ए है। ठीक, तो दूसरे कंडक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा दूसरे वाले कंडक्टर यानी कि फर्स्ट वाले कंडक्टर का। तो क्या हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अदर। ओके, A2 इजकल टू 4A। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एरिया की बात हो गई। अब आगे क्या लिखा गया, इफ़ द कंडक्टर हैविंग स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। हमने जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल को किससे डिनोट किया था, A1 से डिनोट किया था। तो इसका रेजिस्टेंस में किससे डिनोट करेंगे हम लोग, R1 से डिनोट करेंगे। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। बोला गया द रेजिस्टेंस ऑफ अदर कंडक्टर। अब अदर कंडक्टर यानी कि सेकंड वाला कंडक्टर ही तो है, तो R2 की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करना है। ठीक, यहाँ से R2 की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग निकालते हैं अब यहाँ से। अब यहाँ R1 इक्वल टू 40 दिया है, R2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हमें रेशियो निकाल लेना, R2 अपन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रो L, लेंथ तो दोनों की सेम है तो L हो जाएगा। ठीक, R2 दूसरे वायर का यानी दूसरे कॉपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस R2 है, इसका मतलब दूसरे कंडक्टर का, दूसरे कॉपर कंडक्टर का क्या एरिया भी होगा। तो दूसरे वाले का क्या एरिया, 4 टाइम्स ज़्यादा है यानी कि 4A हो जाएगा। ठीक, R1 रो L अपन A, पहले वाले का एरिया क्या है, ये है। ठीक, अब यहाँ से हो गया, अब इसको आप कैंसिल आउट कर दो, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 1/4 आएगा। कॉपी में अच्छे से सॉल्व करना, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो R2/R1 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। R2/R1 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, R2 की वैल्यू निकालोगे जब क्या आ जाएगा, R1/4 आएगा। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू कितना दिया था, 40 ओम दिया था। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे R2 इजकल टू 40/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 ओम रजिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि जो दूसरा वाला कंडक्टर है उसका जो हमारा रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम रजिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि 106 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 107, पूछा क्या गया है, ए नाइक्रोम वायर, कोई वायर है जो कि नाइक्रोम का है, यूज्ड एज ए हीटर कॉयल। ठीक है, हीटर कॉयल में बेसिकली हम लोग नाइक्रोम वायर ही यूज करते हैं। हैज द रजिस्टेंस ऑफ 2 ओम पर मीटर, यानी कि पर मीटर में आपका रजिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। इसका कहने का मतलब ये है, फॉर ए हीटर ऑफ 1 किलोवाट एट 200 वोल्ट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड विल बी। बोला गया कि हीटर है जो कि रेटिंग क्या है, 1 किलोवाट है, पावर क्या है, 1 किलोवाट है, और वोल्टेज क्या 200 वोल्ट है। तो बोला गया कि जो वायर की लेंथ आपकी क्या होगी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। P दिया है, V दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो R इजकल टू क्या हो जाता है, V² हो जाएगा। V की वैल्यू क्या दिया, 200, तो 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई P की वैल्यू क्या, 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट होते हैं, क्योंकि V क्या दिया, वोल्ट में दिया, किलो वोल्ट में नहीं। तो हम लोग किलोवाट को किस में कन्वर्ट करेंगे, वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोवाट में क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। ओके, तो 10 से 10, 10 से 10, फिर 10 से 10। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, R की वैल्यू आएगी हमारी 20 में, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, रजिस्टेंस निकल के हमारा
40 ओम हमारा क्या आ जाएगा, रजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस हमारी कितनी हो गई हीटर की, कितनी हो गई, 40 ओम हो गई। अब ऊपर क्या दिया गया है कि नाइक्रोम वायर जो यूज किया जा रहा है हीटर कॉइल में, रजिस्टेंस क्या है, 2 ओम पर मीटर। यहाँ पर देखिए पर मीटर लिखा है, 2 ओम पर मीटर, यानी कि 2 मीटर यूज, सॉरी 2 ओम जो यूज हो रहा, 2 ओम यूज हो रहा 1 मीटर के लिए। इसका मीन्स ये है कि 2 ओम यूज हो रहा किस लिए, 1 मीटर के लिए। तो 1 ओम यूज होगा कितने के लिए, 1/2 मीटर के लिए। ठीक है, रजिस्टेंस हम लोग का कितना आया है, रजिस्टेंस हम लोग ने निकाला तो आया 40 ओम आया है। तो 40 ओम किसके लिए यूज होगा, 40 ओम के लिए क्या करेंगे, 40 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 ओम के लिए कितना मीटर आ रहा है, 1/2 मीटर आ गया। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग 40 ओम के लिए कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 40/2, तो यहाँ से हो जाएगा 20 मीटर। यानी कि 40 ओम के लिए हमारा कितना मीटर रजिस्टेंस, मीटर लेंथ वायर की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा आएगा, ज़रूरत पड़ेगी हमारा 20 मीटर ज़रूरत पड़ेगी 40 ओम रजिस्टेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ पर क्या दिया गया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, किस में आप एक्सप्रेस करते हो, यानी कि यूनिट क्या होती है। तो सिंपल आपको पता क्या है, पर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी क्या होती है, यूनिट होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अगर आप देखो तो क्या दिया गया, ओम पर ओम डिग्री सेंटीग्रेड, तो ओम से ओम कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा कि नहीं। तो 108 का जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मतलब कि पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप बोल सकते हो ओम पर ओम डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। तो 109 क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ द लिस्ट रजिस्टिविटी, यानी कि इसमें जो मटेरियल दिए गए हैं इसमें किसकी रजिस्टिविटी जो है सबसे कम है, यानी कि लिस्ट है। तो 109 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि कापर की रजिस्टिविटी इसमें क्या है, सबसे कम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 110। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको बता दो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर किया कीजिए, जिससे क्या मोटिवेशन बनता है। ठीक है, और आपको जो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना जरूर ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अब जितने भी वीडियो अपलोड मैं करूँगा वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट जरूर कर दें। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 110 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ, बोला गया है द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज है। तो फ्यूज लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है किसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 110 का डी हो जाएगा, डायमीटर का 3/2। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमीटर, डायमीटर का क्या रूट ले लेंगे, इसका आप क्या कर दो, क्यूब ले लो। ठीक है, लिखने का तरीका है। तो 110 का जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्यूज जो ला होता है अकॉर्डिंग टू फ्यूज ला क्या होता है, आई इजकल टू हमारी होती है के इंटू डी पे पावर 3/2 होता है। के यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, आई क्या हमारा फ्यूजिंग करंट है, और डी हमारा क्या पर यहाँ पर डायमीटर ऑफ द वायर, जो वायर आप यूज कर रहे हो उसकी क्या है यहाँ पर एक डायमीटर है, और आई क्या हमारा फ्यूजिंग करंट है। ठीक है, और हम फ्यूज ला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो फ्यूज ला क्या होता है कि किसी भी स्टडी स्टेट कंडीशन में आप यहाँ पर एक कंडीशन लगाओगे, स्टडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्यूज वायर है, ठीक है, उसमें जो हीट जनरेटेड होगा, जो उसमें करंट फ्यूजिंग करंट फ्लो होगी, ठीक है, जो फ्यूज वायर है उसमें जो फ्यूजिंग करंट फ्लो होगी, उसके कारण जो हीट जनरेटेड होगा फ्यूज में, वो क्या होगा, हीट डिसिपेटेड इन फ्यूज, यानी कि जो इस फ्यूज में जो हीट डिसिपेट होगा और जो हीट जनरेट होगा दोनों क्या होंगे, इक्वल होगा। किस कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन में। और फार्मूला क्या होता है फ्यूजिंग करंट का, आई इक्वल टू होता है के इंटू डी पे पावर 3/2। कभी कभी एक एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो जो है कि आर के राजपूत का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसका जो पार्ट 3 लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं हम लोग। अब इसके जितने भी आगे क्वेश्चन बच्चे हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर दबा दें। ठीक है, तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।